कि मैं लेक्चर शेयर करता हूँ आपके साथ। जी, ये मैंने लेक्चर शेयर किया है। को नजर आ रहा है, बताइए। यस सर। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर इंडक्टर्स के टॉपिक को आगे बढ़ाया था, जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। और मैंने आप लोगों को कैपेसिटर्स में ये जो चार इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये हमने कवर की थी। और मैंने बताया था कि पहली दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ व्यू के न्यूमेरिकल्स के। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर ही आपने एक तरह से पढ़ा हुआ है पहले। हम जस्ट इसको रिवाइज कर रहे हैं। और ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं, ये इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज हैं कि आइडियल मॉडल कैसे होगा और रियल मॉडल कैसे होगा। और ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको कहा था इसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक। ओके, आगे चलते हैं। कोई भी मसला हो तो पूछ लीजिएगा। और ये ग्राफ के क्वेश्चंस हैं तो इसको भी हम रुकते हैं, ये मैं आपको क्लास में बोर्ड पे करवा दूंगा। वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगे। जो हमारी इंशाल्लाह ट्यूसडे वाली क्लास होगी वो फिजिकल है। तो हाँ, यहाँ से करते हैं। पढ़िए क्या कहता है। ऑब्टेन द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर इन द फॉलोइंग फिगर अंडर डीसी कंडीशंस। देखो, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में बहुत आते हैं इस तरीके के। इसको अच्छे तरीके से आप समझ लें। क्वेश्चंस ये मुश्किल नहीं है बहुत आसान। क्या कहता है, यहाँ पर जितने भी कैपेसिटर्स मौजूद हैं उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी निकालें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने कैपेसिटर्स हैं, दो कैपेसिटर्स हैं। और उसमें स्टोर्ड एनर्जी निकालनी है। तो स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला तो हमें पता है क्या होता है। कोई बता सकता है स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला? जी, 1/2 CV²। बिल्कुल सही। यानी अगर मैं यहाँ लिख लूँ, ये एनर्जी का फॉर्मूला ये हमने पढ़ा हुआ है। क्या था? हाफ सी वी स्क्वायर। अब मुझे बताएं इसमें हाफ क्या है, कांस्टेंट सी क्या है, ये वैल्यू दी हुई है, वो भी हमें गिवन है सिर्फ वी। इसका मतलब मुझे यहाँ का वोल्टेज पता चल जाए तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। यानी मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे एक और वर्ड दिया है अंडर डीसी कंडीशंस। अंडर डीसी कंडीशंस इसका मतलब कोई बच्चा बता सकता है? अंडर डीसी कंडीशंस, वैसे लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। जी, सर अंडर डीसी। ओपन सर्किट। अंडर डीसी कंडीशंस का मतलब आप ये समझ लें कि हमने जब जिक्र किया था कि स्टडी स्टेट कंडीशन, उसको हम अंडर डीसी कंडीशंस भी कह सकते हैं। स्टडी स्टेट कंडीशन, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं अंडर डीसी कंडीशंस। का मतलब डीसी, प्रॉपर डीसी है। यानी एक होता है ना कि आपके पास कुछ अरसे के लिए डीसी है, कुछ अरसे के लिए नहीं है, ये प्रॉपर डीसी है, तो स्टडी स्टेट कंडीशन। और अब आप बताएं स्टडी स्टेट डीसी में कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है? कैपेसिटर कैसे बिहेव करता ओपन है? सर्किट। ओपन सर्किट, बिल्कुल सही। क्योंकि वो उसका मुकम्मल रिस्पॉन्स है। तो अगर मैं ओपन सर्किट की बात करूं तो ये सर्किट जो है हमारे पास जो बना हुआ है वो कुछ चेंज हो जाएगा इस तरीके से। ये 3 ओम है। नहीं, 3 ओम नहीं है, ये 3000 ओम है, यानी किलो ओम। मैंने कहा था ना किलो पार्ट ऑफ वैल्यू है। और ये हमारे पास 2 किलो ओम है। ये हमारे पास 5 किलो ओम है। और ये 4 किलो ओम है। इसको हमने यहाँ पर बंद कर लिया। ठीक है, ये कितना है? 6 मिली एम्पियर। देखिए, ये मैंने इसको ऊपर से भी ओपन कर दिया और इसको हमने यहां से भी ओपन कर दिया। ठीक। फॉर एग्जाम्पल इसको हम कह देते हैं V1। ये जो वोल्टेज होगा जो इसके क्रॉस है, इसको हम कह देते हैं V2। तो ये हमारे पास हो गया C1 और ये हमारे पास हो गया C2। ठीक है, यहाँ तक बताएं, सर्किट डायग्राम तक यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब आपको क्या करना है? आपको चूंकि एनर्जी निकालनी है, वी चाहिए, तो ये V1 V2 निकालना है। तो बस यहाँ पर हमारा टॉपिक एंड हो गया। V1 V2 कैसे निकालना है, उसके लिए वो ही 10 चीजें यूज होंगी जो हमने अब तक इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। तो बताइए, तो सर्किट कैसा है हमारे पास?
अगर हम गौर करें तो यहाँ से जो करंट निकलेगा, यहाँ से जो आएगा उसको कितने रास्ते मिलेंगे, एक या दो? बताइए। जी, कितने रास्ते मिलेंगे उसको? जो जल्दी से बता दें। भाई आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो। यस सर, दो रास्ते मिलेंगे, एक 3 किलो ओम के पास और दूसरा 2 किलो ओम रेजिस्टेंस। बिल्कुल ठीक, एक ये होगा और एक ये रास्ता होगा। अच्छा, यहाँ जाकर अब बताओ कितने रास्ते मिलेंगे। ये तो वो रिटर्न होके वापस आ जाएगा ऐसे। ये वाला करंट होगा, इसको कितने रास्ते मिलेंगे? जी, इसको कितने रास्ते मिलेंगे? भाई जल्दी से बता दे। एक रास्ता मिलेगा, दो मिलेंगे, क्योंकि दो जगह है ना। दो सर रास्ते एक रास्ता। या एक रास्ता होगा? सॉरी। यस सर, एक एक रास्ता। रास्ता। कौन सा वाला? 4 किलो वाला सर। ये 5K वाला रास्ता नहीं होगा? सर दोनों। अच्छा, दोनों होंगे। दोनों होंगे ना, या एक होगा? क्योंकि कुछ बच्चे एक कह रहे थे। भाई सही से रिप्लाई करें। जो एक कह रहा है वो रीजन बताए, और अगर दो है तो ठीक है। कंपोनेंट्स दो है ना हमारे, 5 किलो और 4 किलो। हाँ, तो एक वाला क्या उसका रीजन है? हाँ, जवाब ही नहीं दे रहे। चले मैं दे देता हूँ। देखिए, यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक डाउनवर्ड है, एक आगे की तरफ है, ठीक है, फॉरवर्ड है। तो लेकिन इसका आंसर ये कि सारा का सारा करंट आगे जाएगा, नीचे कुछ करंट नहीं जाएगा। एक ही रास्ता होगा भाई, दो रास्ते नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि नीचे वाले रास्ते में ओपन सर्किट है। चेक करें। तो जो कह रहा था एक रास्ता है, आंसर उसका ठीक है। मगर ठीक इसलिए तस्वुर नहीं किया जाएगा क्योंकि उसने रीजन नहीं दी। और जो कह रहा था दो रास्ते हैं, वो तो जवाब गलत ही है, क्योंकि दो रास्ते तो नहीं है, रास्ता ही की है। बात समझ में आई नहीं आई? बताइए। जी सर। जी सर। ओके, तो यहाँ से कोई करंट नहीं गुजर रहा, तो यहाँ से कोई करंट नहीं गुजर रहा, तो ठीक है, तो फिर सारा आगे से चला गया। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ देखा जाए तो ये देखें, ये करंट सोर्स है, एक रेसिस्टर ये रहा आपका, और एक या बल्कि दो रेसिस्टर सीरीज में पैरेलल में आ गए ये। अगर मैं कहूँ कि ये है 3K, और ये कितना होगा, 4 और 2 6K, और आपको ये वाला करंट जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको ये वाला करंट आपने फाइंड आउट करना है, तो ये तो सिंपल करंट डिवाइडर रूल नहीं लग जाएगा इसमें, बताएं। जी सर। तो लगा ले। I1 निकालना है, और I1 कहाँ से उधर 6K से, तो ऊपर क्या आएगा 3K, नीचे क्या आएगा 6 + 3 9K इंटू 6 मेरी, ये ये ठीक है जी, कट गया। और 6 3 का क्या होता है, 18, 9 2 18 होता है, तो आंसर कितना आ गया, 2 मिली एम्पियर। ये हमारा I1 हो गया, सही है, बोले। यस सर। जी सर। ओके, अब ये I1 चूंकि यहाँ से गुजर रहा है, अब इसको मैं कहूँ तो I1 कौन सा करंट है, ये यहाँ से जो गुजर रहा है वो I1 है। और आपको ये वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ पे मैं ओम्स लॉ लगा सकता हूँ। तो V1 कितना आ रहा है, आप कहेंगे सर ये आ रहा है 2K × 2 मिली, तो ये कितना हो गया, 4 वोल्ट्स। V1 कितना हो गया, 4 वोल्ट्स। तो पहला मतलब आंसर निकालने का मेरे पास सबब आ चुका है। तो मुझे सिंपल इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और E1 निकाल लेना है। ठीक। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट वोल्टेज की बात करूं इसकी, तो मेरे भाई ये V2, जैसे V1 जो था वो 2K के क्रॉस था, तो दिख रहा था कि V1 का ये प्लस है, ये इस नोड पे आ रहा है, और माइनस जो है वो इस नोड पे आ रहा है, तो ये 2K के क्रॉस हो गया। ये V2 किसके क्रॉस आ रहा है, कोई बता सकता है? बताओ।
भाई V2 किसके क्रॉस आ रहा है? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज़ आ रही है, आंसर नहीं पता। नहीं तो सोचे ना, V2 क्या दोनों नोट्स कहाँ कहाँ जा रही हैं? एक 5 किलो ओम की तरफ, एक नीचे वाली नोट की तरफ। ये जो नीचे वाली नोट की तरफ जा रही है, ठीक है, तो क्या ये 4 के अक्रॉस मतलब इस साइड पर आ रही है? हम्म। एक ही नोड है। जी। इसी तरीके से जो ये वाली नोड है ये यहाँ आ रही है, ठीक है। मगर 5 के पर ड्रॉप तो जीरो है ना वोल्टेज का, क्योंकि करंट जीरो है, कोई ड्रॉप नहीं हो रहा। तो ये 4 किलो ओम के क्रॉस हो जाएगी। 5 के पर कोई ड्रॉप हो रहा है? नहीं। नहीं हो रहा। इट मीन्स के ये नोड और ये नोड सेम है, ऐसे ही है ना? यस। तो इसका मतलब ये वाली नोड हमारे पास और ये वाली नोड सेम है, तो देखा जाए तो V2 जो है वो 4 के क्रॉस आ रहा है। क्या ख्याल है? V2 4 के क्रॉस आ रहा है। भाई सही कह रहा हूँ? तो V2 अगर मैं फाइंड आउट करूं कितना होगा बताएं। यहाँ से 6 मिली आ रहा है, नहीं सॉरी 6 मिली नहीं आ रहा, ये करंट कितना अभी हमने निकाला था, 2 मिली। 2 मिली, 2 मिली यहाँ से एम। 2 मिली गुजर रहा है, 2 मिली और 4 के इज 8 वोल्ट। V2 आ गया। तो अब एनर्जी 1 और एनर्जी 2 ये हमने, आप निकाल लीजिएगा फॉर्मूला लगा के, हाफ CV²। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ऊपर, ये। दैट्स इट। जी बच्चों, कुछ सवाल है तो पूछिए, और ये निकाल लीजिएगा। बिल्ली का अच्छा प्याव प्याव कर रहा था, उसको मैं ये दे आया। क्या? बिल्ली का अच्छा प्याव प्याव नहीं जल्दी कर से रहा था, बताइए। उसको मैं ये दे के आ गया। जी। एनी क्वेश्चन? ये आगे चलो, बच्चों जल्दी से बताएं। बताइए। सर। आगे चले तो जी सर, आगे चलो। इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वैसे ही देखो, अंडर DC कंडीशन फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स। तो ये तो बल्कि और आसान है, चलिए इसको भी एक दफा करवा देता हूँ। वैसे ये काफी आसान है। तो अंडर DC कंडीशंस में कैपेसिटर क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है ना। ये 10 वोल्ट है, ये 1 के है, और इस तरीके से ये 3 के है, ये 6 के है। 1 किलो ओम, 3 किलो ओम, 6 किलो ओम, ये और ये, ठीक है। सही है भाई। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। ये दोनों हमें V1 V2 चाहिए, क्योंकि इसमें भी एनर्जी निकाली, और एनर्जी का फॉर्मूला वही है, हाफ, क्या था, हाफ CV²। सही। बच्चों, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया कि आपके पास क्या, ये पूरा यहाँ से करंट गया, फिर यहाँ से गया, फिर पूरा यहाँ से गया, और फिर यहाँ से घूम के यहाँ गया। सीरीज सर्किट ही हो गया सारा का सारा। बताएं। जी सर। तो सीरीज पर, सीरीज अगर सर्किट है तो आप जानते हैं ना, सीरीज अगर है तो हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। V1 भी निकाल सकते हैं और V2 भी निकाल सकते हैं। तो V1 किसके क्रॉस है? 3 के। ऐसे निकालेंगे, 3 के अपॉन 6 3 9 और 1 10, 10 के इंटू 10। तो V1 कितना आ गया? 3 वोल्ट। हो गया सॉल्व, ठीक है ना। एनर्जी 1 तो निकल आई, तो एक इनमें से। और इसी तरीके से जब मैं बात करता हूँ V2 की, तो V2 किसके क्रॉस है, बस ये बता दें आप। जी, V2 किसके क्रॉस है?
वन वन किलो वन सर वन ये किलो 3 किलो ओम और 6 किलो ऐड हो जाएंगे ना, तो 9 किलो ओम मे बी उसके अक्रॉस। हाँ हाँ, मे भी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें, ये प्लस कहाँ जा रहा है, यहाँ पर इस नोट पर, और माइनस कहाँ जा रहा है, इस नोट पर। यस और नो? तो ये इन दोनों का कंबाइंड हुआ ना, तो अगर 6 और 3 को मैं जोड़ लूं तभी तो V2 आएगा। V2 किसके क्रॉस है, 9K के क्रॉस, और टोटल कितना था, 10K × 10। तो हमारे पास V2 कितना आ गया, 9 वोल्ट। E2 क्या आया, कर लीजिएगा। दैट्स इट जी। यहां तक बताइए, सही है? जी सर। कोई सवाल है तो पूछिए, वरना फिर आगे चलते हैं। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, इसके बाद सीरीज पैरेलल कैपेसिटर कॉम्बिनेशन है। तो ये तो आपने इंटर में भी पढ़ा है यार, मैट्रिक में भी पढ़ा है, और आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, तो जस्ट रिवाइज ही कर रहे हैं। वो क्या, कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हमारा रेसिस्टर्स का होता है, कैपेसिटर्स भी वैसे ही होता है, मगर ऑपोजिट होता है। अब इसकी डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले ये कनेक्शन जो हमें फॉर्मूला दिख रहा है, ये सीरीज का होता था रेजिस्टर में, लेकिन यहाँ पैरेलल का है। तो इसको नोट कर लीजिए कि सीरीज में हमारे पास जो डेफिनेशन थी, जो फॉर्मूला था रेसिस्टर्स का, ये पैरेलल में वो कैपेसिटर्स का है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ एन पैरेलल कैपेसिटर कैरेक्टराइज द सम ऑफ इंडिविजुअल। तो आप सिंपल सम कर लेंगे। और इसी तरीके से जो रेसिस्टर में पैरेलल का फॉर्मूला था, वो यहाँ सीरीज का होगा। ठीक। तो अब अगर मैं यहाँ से आपसे इसका पूछूं इक्विवेलेंट, तो हम देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या दिख रहा है, हमें दिख रहे हैं ये दो कैपेसिटर सीरीज में, और ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल में। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ? जी सर। यस सर। ओके, तो पैरा सीरीज में जो है ना, वो है 60 माइक्रो और 120 माइक्रो। माइक्रो इज द पार्ट ऑफ वैल्यू, वो साथ जाती है। तो 60 और 120, तो जरा निकालिएगा। 60 और 120 कितना आ रहा है, 30 आएगा शायद, चेक करें। ये बच्चों जल्दी से बताइए। बता ही नहीं रहे यार आप लोग। 40। कितना आएगा, 40? ओके, तो मैं अगर यहाँ पे आ, करूँ तो बल्कि इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये सीरीज, तो पैरेलल को भी मैंने एक कर लिया, और सीरीज को भी मैंने एक कर लिया। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहा, 20 माइक्रोफेरेड, और ये हमारा कितना हो गया, 40 माइक्रोफेरेड। 40 माइक्रोफेरेड, और ये 50 और 70 तो सिंपल ऐड होंगे, तो कितना हो गया, 120 हो गया। बोले ठीक है। अब अगेन ये दोनों पैरेलल में हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये कितना है, 120, और ये 40 20 60। और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। और 60 माइक्रो और 120 माइक्रो सीरीज में अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, कितना था, 40 माइक्रो फैरेड। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, यहाँ तक बताइए, सही है? यस सर। जी ओके, सर। तो आसानी था। नेक्स्ट, अच्छा, इस पे मैंने एक ही दिया था, इतना ज्यादा नहीं दिया था। हाँ, ये क्वेश्चन, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर। यार ये बस आखिरी सवाल है, फिर हमारा इंडक्टर स्टार्ट हो रहा है। ये बिल्कुल इंटर लेवल का है, तो इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। वो कहता है कि भाई सारे वोल्टेजेस निकालो। चलें, ठीक है। कैसे निकाले भाई वोल्टेजेस? हमने कहा यार, वोल्टेज निकालने के लिए मेरे पास एक तो अभी हमने देखा था ना कि हम ओपन सर्किट कर रहे थे। तो यहाँ अगर मैंने ओपन सर्किट करना शुरू किया, तो यहाँ ये सर्किट ही खत्म हो जाएगा। क्या ख्याल है आपका? इसमें तो हमारे पास सिर्फ जी कैपेसिटर्स ही हैं। इसका मतलब ये कि हम ये इसको वैसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक दफा चार्ज हो जाएगा फुली, उसके बाद ये ओपन सर्किट ही होगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो दूसरा तरीका, हमारे पास एक फॉर्मूला जो कि इंटर में हमने
से यूज करते आ रहे हैं वो क्या था, Q इक्वल्स टू CV। याद है आप लोगों को? बोले भाई। यस सर। वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। Q इक्वल्स टू CV यूज करने के लिए बिल्कुल जैसे हमने इंटर लेवल पे किया था वैसे हम करते हैं कि हमें यहाँ पर Q चाहिए, C और V। C दिए हुए हैं, V टोटल दिया हुआ है, V चाहिए और Q चाहिए। तो यहाँ से टोटल Q निकल रहा होगा, क्योंकि Q और करंट तकरीबन एक ही जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि करंट होता ही क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो मैंने कहा यार मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको एक कर लेता हूँ ताकि हम इस क्यू को फाइंड करके फिर रिवर्स ऑर्डर में जा सके। तो अगर मैं एक करूंगा तो 30 60 का जल्दी से बताएं क्या होना चाहिए। 20। बोले 30 और 60 यस का सर। रिजल्ट क्या होना चाहिए, या मैं लिख लूँ 20। तो अगर ये 20 आ गया, 20 20 पैरेलल में आ जाएंगे, पैरेलल में 40। ऐड होता है। तो वो कितना हो जाएगा, बोले 40। और 40 40 फिर सीरीज में आ जाएंगे। बल्कि मैं बना ही देता हूँ यहाँ पे यार, +/-60 ये 40 है। और यहाँ पर हमारे पास ये कितना हुआ था, 60 30 20 20 20 20 40 हो गया था, ये भी 40 और ये भी 40 माइक्रो माइक्रो। और फिर 20 हो सी जाएगा टोटल सर। इक्वलेंट 20 हो जाएगा, 20 माइक्रो फेरेड। ठीक है। इसका ना हमारा जो फाइनल आ रहा है वो ये आ रहा है +/-60 वोल्ट्स। और ये कितना आ रहा है, 20 माइक्रो फेरेड। सबसे पहले हम यहाँ से अब टोटल क्यू निकाल सकते हैं, ये वाला। सही, इसको मैं क्या नाम दूं, बस क्यू लिख लेता हूँ, Q/CV। तो Q/CV करें जरा बताएं। 20 माइक्रो इंटू 60 कितना आ रहा है? जी, 1.2 मिली कूलम आ रहा है। चेक करें। यार एक तो आप लोग टाइम लगाते हो छोटी सी कैलकुलेशन में, सारा टाइम तो इसमें निकल जाता है। बताओ ये आ रहा है नहीं आ रहा, 1.2 मिली कूलम? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो मुझे बताइए ये मैं आपसे कहूं कि हमने ये वाला क्यू निकाल लिया, तो अगर मैं इसके वापस इस वाली जगह पे जाऊंगा तो क्या सीरीज में क्यू चेंज होगा? क्योंकि क्यू तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सीरीज में करंट सेम रहता है, ऑब्वियसली क्यू भी सेम रहेगा। इसका ना जो क्यू यहाँ है वही क्यू यहाँ है। तो मैंने कहा मैं V1 अब यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्यू भी पता चल गया और सी तो पता ही था। तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा, Q/CV, Q/C। तो हमने कहा ठीक है, क्यू कितना है 1.2 मिली, और C1 कितना है 40 माइक्रो। तो V1 निकालिए जरा, V1 कितना आ रहा है, 1.2 मिली अपॉन 40 माइक्रो। जी, मेरे पास 30 वोल्ट आ रहा है, चेक करें क्या ये आ रहा है। जी सर। तो ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया। ओके, अब दूसरा रिजल्ट हमारे पास क्या है, वो इसके क्रॉस होगा, 40 के क्रॉस। तो ये हमारे पास यानी ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है, ये पूरा कॉम्बिनेशन 40 है। तो ये वाला वोल्टेज हमारा क्या हो गया, V2 हो गया। V2 निकाल लें। तो भाई ये बताइए, अगर ये टोटल वोल्ट 60 है और एक जगह 30 है, तो ऑब्वियसली दूसरा भी 30 होगा ना। और इसकी दलील क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो V2 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 30 वोल्ट। क्या ख्याल है आपका? बोले। ठीक है। यस सर। ओके, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास हमें चार्ज पता है, वोल्टेज पता है, अब हमें क्या क्या निकालना है इसमें आए। ये 40 यहाँ तक हमने निकाल लिया, V2 तक। ठीक है। अब हमें V3 और V4 निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे बताएं जरा, सोचें। हम्म बहुत आसान है यार। देखो ये वाला चार्ज आप निकाल चुके हो, कितना आ रहा है, 1.2 मिली कूलम। बताओ यहाँ तक बताओ, सही है, निकाल चुके हैं ना? यार बोल ही नहीं रहे आप लोग, बोलो। ठीक है। जी सर। तो अब मुझे, अगर
ये वाला चार्ज निकाल लूं तो ये इससे माइनस करके ये चार्ज आ जाएगा, तो ये चार्ज में निकाल सकते हैं, उसका नाम हम अब Q2 रख देते हैं, Q2, क्योंकि यहाँ 2 से गुजर रहा है। ठीक है, तो Q2 निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा Q2 इक्वल टू CV। C कितना है 20 माइक्रो, और V कितना है V2 अभी निकाला आपने 30। ये आपने इससे Q2 निकाल लिया, तो जरा निकालिए Q2 कितना आ रहा है, 20 माइक्रो इंटू 30, 0.6 मिली आ रही है, चेक करें, 0.6 मिली कूलम, 0.6 मिली कूलम। जी, सही है यहाँ तक। जी सर लिया 0.6 मिली कूलम। ओके, ये Q2 आ गया, लेकिन यहाँ तो हम फाइंड आउट ऑलरेडी कर चुके हैं ना, हमें ये वाला Q चाहिए, इसका नाम आप बेशक Q3 रख दें, Q3। तो अगर मैं आपसे बोलूँ Q3 क्या होगा, तो आप कहेंगे यार पीछे से आ रहा है 1.2 मिली, यानी किरचॉफ करंट लॉ लगते हैं, पीछे से आ रहा है 1.2 मिली, नीचे जा रहा है कितना 0.6 मिली, तो यहाँ कितना जा रहा होगा, तो माइनस कर दीजिए 1.2 में से पॉइंट पॉइंट सिक्स सिक्स पॉइंट हाँ 0.6 ही बचेगा ना, सही कह रहे हो, 0.6 मिली कूलम, ये आगे जा रहा होगा, ये आ गया Q3। अब Q3 यहाँ से गुजर रहा है, तो इन दोनों से Q3 गुजर रहा है, तो V3 V4 दोनों आ गए, तो पहले V3 निकाले, क्या होगा Q टू CV, V टू Q अपॉन C, तो 0.6 मिली डिवाइडेड बाय यहाँ का कैपेसिटर 60 माइक्रो, तो ये जरा करें क्या रिजल्ट आ रहा है, मेरे पास 10 वोल्ट्स आ रहे हैं, चेक करें, ये देखिए थर्ड आंसर, क्या 10 वोल्ट आ रहा है, सर। जी नहीं आ रहा, चेक कर ले। और इसी तरीके से आखिरी हमारे पास V4 है, तो V4 वैसे भी 30 वोल्ट था, 10 इधर चला गया तो 20 बच रहा है, KVL से भी निकल सकता है, लेकिन अगर मैं सिंपल यही फॉर्मूला लगाऊं कि 0.6 मिली है, 0.6 मिली को आप डिवाइड कर देंगे किससे, 30 माइक्रो से, तो 30 माइक्रो से आप डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट 20 वोल्ट आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने मैट्रिक इंटर में भी किए हुए हैं। आसान है क्वेश्चन। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? क्लियर है? जी सर। जी सर। ओके, फिर आगे चलते हैं, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हेडिंग दीजिएगा इंडक्टर्स। जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडक्टर्स। ओके जी, क्या होता है इंडक्टर्स? कैपेसिटर तो देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, तो उसमें समझना में मतलब आना हमारे लिए इतना मुश्किल होता था, मगर इंडक्टर्स एक ऐसी चीज है जो कि हमने इतना पढ़ा नहीं होता बचपन से, ये थोड़ा सा समझ में आना मुश्किल होता है। मुझे भी एक प्रॉब्लम होती थी जब मैं पढ़ता था कि भाई इंडक्टर क्या है, तो भाई सिंपल इंडक्टर जैसे कैपेसिटर होता था ना, हम कैपेसिटर क्या कहते हैं कि भाई दो पैरेलल प्लेट्स होंगी, ठीक, कंडक्टिंग प्लेट्स, और वो ऐसे लगी हुई होंगी, उनके बीच में इंसुलेटर होगा और इस पर ऑपोजिट चार्ज आ रहा होगा इस पर, दैट्स इट, इसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर। ठीक, इसी तरीके से मैं कहूंगा इंडक्टर क्या होता है, आप एक तार ले लीजिए लंबी सी, ठीक, आपने तार ले ली, तार क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल, अगर इस तार को मैं इस तरीके से घुमा के कॉइल बना दूं, ठीक, इसी तार को, इसी को मैं क्या क्या क्या, क्या नाम देता हूं, इंडक्टर, दैट्स इट बस। तो कैपेसिटर क्या है, दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स जिनके बीच में इंसुलेटर हो, और इंडक्टर से भी सिंपल है कि एक तार को स्प्रिंग की तरह गोल गोल घुमा दिया जाए। अब यहाँ बस एक सवाल आता है कि ये जो घुमाना है किसके ऊपर, भाई आप ऐसे एयर पे भी सकते हैं, यानी अंदर कुछ भी ना हो, जस्ट लाइक ए स्प्रिंग, ठीक, और दूसरा तरीका ये भी है कि आप किसी कोर मटेरियल के ऊपर आप उसको लपेटते हैं, ठीक है, कोर मटेरियल, और कोर मटेरियल जो होता है वो नॉर्मली वो होना चाहिए जो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए और डीमैग्नेटाइज भी हो जाए। अच्छा, ऐसा कौन सा मटेरियल होता है जो आसानी से काम कर ले, बड़ा मशहूर है, किसी को पता है? कैम्ब्रिज में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, इंटर वाले भी पढ़ते हैं, लेकिन कैम्ब्रिज में ज्यादा अच्छा मतलब पॉइंट आउट इलेक्ट्रोमैग्नेट किया सर। जाता है। नहीं नहीं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो कुछ और चीज होती है। मतलब कहने का मकसद ये कि मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि ये एक मटेरियल है, ठीक, आप ये तार लेकर आए और आपने इसके ऊपर ऐसे लपेट दिया, ठीक, उसके बाद सर आपने आयरन। इसको,
एक मिनट सुन ले, उसके आपने जब ये किया तो ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट बना ना। मैं पूछ रहा हूँ कि ये चीजें मैं हटा रहा हूँ, ये जो है ये क्या हो सकता है मटेरियल जी। अब एक जवाब आया था, आयरन बताइए। आयरन नहीं, आयरन। आयरन। आयरन ठीक नहीं है। सर ये सोलिनॉइड जो बना हुआ है। सर हमने सर तो ये आयरन जो, नील यूज किया हमेशा। हाँ नहीं, आयरन यूज नहीं किया, आपने कुछ और यूज किया है। जरा सोचे वो क्या है जी। ओके भाई, माइक पे जवाब दीजिएगा, मैं मैसेज पे मैं नहीं पढ़ता, मैंने आपको पहले भी बताया था। जी कोई जवाब देना चाह रहा है? एक जवाब तक सिर्फ आयरन आया है, जो कि आयरन को मैं क्यों प्रोटोकॉल दे रहा हूँ, वो रिलेटेड आंसर है। बाकी तो जवाब जो है वो रिलेटेड भी नहीं है ना। आयरन रिलेटेड है मगर ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा क्या सवाल है कि जो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए, इस बात पे गौर करिए। चले। कॉपर होता है क्या? नहीं नहीं बेटा, कौन क्या होना होता है? कॉपर। कॉपर। नहीं नहीं, कॉपर कैसे होगा यार, कॉपर की तो तार है। सोचो अगर तार कॉपर की, अंदर भी कॉपर का, तो वो तो कंडक्टर हो गया। चले मैं बताता हूँ स्टील। इसको। नहीं नहीं, स्टील नहीं, स्टील बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। स्टील जो है, अच्छा मैं बताता हूँ। देखिए दो मटेरियल होते हैं, एक स्टील और एक होता है सॉफ्ट आयरन। जो उसने जवाब दिया था ना आयरन का, मैं कह रहा था वो बात कंप्लीट नहीं है। ये मटेरियल आयरन का सिर्फ नहीं होता, एक खास किस्म का मटेरियल मिलते हैं जिसको हम सॉफ्ट आयरन कहते हैं। ये दो किस्म के मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों से मैग्नेट बनेगा, स्टील से भी बन सकता है, सॉफ्ट आयरन से भी बन सकता है, ठीक है। तो मेरा जवाब क्या होगा? मेरा जवाब सॉफ्ट आयरन होगा, स्टील नहीं होगा। क्यों? कोई जवाब दे सकता है इस बात का, जबकि दोनों से मैग्नेट बन सकता है, बल्कि बन क्या सर सकता है, बनते हैं। सर स्टील। क्योंकि जो स्टील से बनेगा ना, हम्म, वो आपका होता है परमानेंट मैग्नेट टाइप बन जाएगा। और इंडक्टर से आपको जब एनर्जी वापस लेनी होती है तो आपको चाहिए कि वो जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो कोलैप्स हो रही हो, ताकि एनर्जी बिल्कुल सही बने। जवाब, बिल्कुल सही जवाब। इसलिए सही में वो हाँ सॉफ्ट हाँ हाँ, आयरन हो। बहुत गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा जवाब दिया है। भाई देखिए, मैग्नेट की दो किस्में हैं ना। अगर हम मैग्नेट बनाएंगे तो दो किस्में हैं, एक हमारे पास कौन सी होती है, परमानेंट। और एक हमारे पास कौन सी होती है, टेम्परेरी। ये तो पढ़ा होगा सब लोगों ने, ऐसे ही है ना। परमानेंट मैग्नेट वो होता है जो बनता भी बहुत मुश्किल से है और खत्म भी बहुत मुश्किल से होता है। तो ये चीज जब बनाई जाएगी ना, परमानेंट मैग्नेट, उसमें हम स्टील और इस तरह के मटेरियल्स को यूज करेंगे, एलॉयस को यूज करेंगे। तो जब ये बनेगा तो ये बनेगा नहीं आसानी से, बहुत मुश्किल लगेगी इसको बनाने में, तो इसमें बहुत एनर्जी लगती है। वो सारी एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है। लेकिन जब आप इसको कोलैप्स करवाना चाहेंगे तो कोलैप्स भी इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि इतनी एनर्जी स्टोर है, तो वो कोलैप्स भी नहीं करेगा। लेकिन जो टेम्परेरी मैग्नेट है, वो कौन सा है? फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉफ्ट आयरन से बनाता हूँ, जो कि सबसे अच्छा मटेरियल है बनाने के लिए, तो सॉफ्ट आयरन से बनाने में क्या होगा कि वो मैग्नेटाइज बहुत आसानी से हो जाएगा, इजीली मैग्नेटाइज। इसका मतलब भी कि एनर्जी बहुत कम चाहिए और उसमें एनर्जी भी इतनी स्टोर नहीं हुई। तो जब आप डीमैग्नेटाइज करेंगे तो वो डीमैग्नेटाइज भी बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वो इतना 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 यानी उसमें एनर्जी स्टोर ही नहीं थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, क्योंकि अभी जैसे बच्चे ने कहा था कि भाई ये मटेरियल है, इसके ऊपर तार लपेट दो तो ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आपको कैसा मैग्नेट होता है, वो परमानेंट या टेम्परेरी? ये सवाल आता है जहन में। टेम्पररी। टेम्परेरी होगा ऑब्वियसली, परमानेंट तो आप नहीं बना रहे, तो टेम्परेरी का मतलब फिर हम क्या यूज करेंगे, सॉफ्ट आयरन मटेरियल यूज करेंगे, ताकि जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाए और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन होता है? जब मैं कहूं, जब मेरा हुक्म हो, तो वो मैग्नेट बन जाए, और जब मेरा हुक्म हो वो डीमैग्नेटाइज हो जाए। मतलब मैं कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाह रहा हूँ ना। परमानेंट मैग्नेट का कंट्रोल तो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो बनता भी आसानी से नहीं है, और बन जाए तो बस फिर मैग्नेट ही रहता है, ठीक है ना। तो अच्छा, परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना हो तो क्या करना पड़ेगा? परमानेंट मैग्नेट को अगर डीमैग्नेटाइज करना है तो क्या करना फिर पड़ेगा? वो हैमरिंग करनी होगी। अच्छा, हैमरिंग से वो क्यों हो जाता है डीमैग्नेटाइज? जो अंदर के वो जो लाइन हो जाते हैं ना, जो वो छोटे कौन? छोटे जो होते हैं, छोटे छोटे? पार्टिकल्स जो होते हैं, वो जो जो पार्टिकल्स जो होते हैं जो अलाइन हो जाते हैं, फिर उसको वो करना होता है जो है। देखें देखें, छोटे छोटे पार्टिकल्स तो बहुत सारे होते हैं। देखो हर एटम, हर क्या कहते हैं, मैटर जो है एटम से बना है ना। एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो इसका एक खास नाम इस्तेमाल होता है कि अगर मैं मैग्नेट में वो, देखो हर इलेक्ट्रॉन चार्ज रखता है और मूव कर रहा है, तो वो मैग्नेट है, ठीक है। तो बहुत सारों को मिलाकर जो आप कह रहे हैं ना, वो
छोटे छोटे, उनको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम कहते हैं डोमेन्स। ये नाम हमारे जहन में होने चाहिए। उनको हम क्या कहते हैं? डोमेन्स। तो डोमेन्स की नेट फील्ड एक जैसी होती है, मगर मुख्तलिफ डोमेन्स की फील्ड मुख्तलिफ होती है, लाइक दिस। ये कुछ ऐसे होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे होंगे। ये होता है एक इस इंटरनल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल का। लेकिन जैसे मैं इसमें को मैग्नेटाइज करूंगा तो ये सारे अलाइन कर जाते हैं। ठीक है, ये भी इस तरफ हो गया, 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 सारे इस तरफ, तो एक नेट फील्ड बन गई। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक पूरा परमानेंट मैग्नेट। ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा हो तो ये बहुत जल्दी से अलाइन हो जाएंगे सारे, और डिसअलाइन भी हो जाएंगे। लेकिन परमानेंट मैग्नेट बन रहा हो तो बहुत मुश्किल से अलाइन होंगे, और एक दफा अलाइन हो गए तो फिर अलाइन ही रहेंगे। तो फिर शहीद ने पहला मेथड बताया था हैमरिंग, कि जब आप हैमरिंग करेंगे तो डोमेन का स्ट्रक्चर हिल जाएगा। बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा क्या मेथड हो सकता है? फिर हीटिंग। हीटिंग। अच्छा देखो भाई, टाइम खत्म होने वाला है, जैसी मीटिंग खत्म होगी आप, मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा, फौरन आ जाएगी। दूसरा मेथड होगा हीटिंग। हीटिंग से भी यही होगा कि डोमेन डिसअलाइन हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तीसरा मेथड क्या हो सकता है? जी शहीद, दो बता दिए, एक तीसरा भी बता दो। सर वो बाकियों को भी मौका देना चाह रहे हैं। बाकियों को देना चाह रहे हो? क्या जवाब खत्म हो गया? अच्छा देखो, जी भाई, बाकियों को मौका दिया है, कोई अवेल करना चाहेगा? चलिए टाइम सर खत्म हो। फ्रीजिंग। फ्रीजिंग? फ्रीजर में रख दो भाई। नहीं नहीं, लाइक लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह में डालना सर। तो जरार, वो जो दूसरा मेथड था हीटिंग वाला, उसी में आ गया ना, ये टेम्परेचर चेंज ही तो है। ओके